हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपका TY BCom सेमेस्टर 5 का फर्स्ट लेक्चर ले रहा हूँ। लेक्चर लेने से पहले अगर आप मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम अमर भाटिया है, मेरा क्वालिफ़िकेशन MCom B.Ed है और मैं आपके सेमेस्टर 5 के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लूँगा ना। सेमेस्टर 5 में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो मैं आपका सेमेस्टर 5 में एक मैनेजमेंट अकाउंट, दूसरा कॉस्ट अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट्स मैं आपके लेने वाला हूँ। आज मैं आपका मैनेजमेंट अकाउंट स्टार्ट कर रहा हूँ। मैनेजमेंट अकाउंट में हम फर्स्ट ले रहे हैं चैप्टर नंबर 8 कैश बजट। चैप्टर नंबर 8 कैश बजट मैं आपको करवाऊंगा। अब बुक्स आपको प्रैक्टिकल के लिए सुधीर प्रकाशन, जो मैं बुक्स आपको करवाऊंगा जिसमें से मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो है सुधीर प्रकाशन। तो आपको सेमेस्टर 5 के सुधीर प्रकाशन के तीनों बुक्स होने चाहिए क्योंकि आपको क्वेश्चन यहाँ से ही देखने होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 कैश बजट। नाउ वर्ड बजट, कैश बजट, ये वर्ड आपने सुना होगा। कब सुना होगा? जब गवर्नमेंट अपना बजट अनाउंस करती है। वो तो होता है पूरी कंट्री का बजट। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपने बिजनेस के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए, या जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा उन ट्रांजैक्शंस के लिए हमारा बजट क्या होने वाला है। तो पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज़ करो कि आप अभी TY BCom के स्टूडेंट हो और कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। आप अभी TY BCom के स्टूडेंट हो और पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और आपकी सैलरी है 10,000 रुपीज़। ये मैं सपोज़ करके चल रहा हूँ कि आप पार्ट टाइम 10,000 इनकम जनरेट कर लेते हो। तो आपने इस 10,000 के लिए कोई बजट बना कर रखा होगा। आपको पहले से ही पता होगा कि इस 10,000 में आपके कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं। कैसे? आप जहाँ भी जॉब करने जाते हो प्रीमाइसिस पर, तो वहाँ जाने के लिए आप व्हीकल या कोई ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, जिसके लिए आपको पेट्रोल का एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, या टैक्सी का फेयर देना पड़ता है, या ट्रांसपोर्टेशन में पैसा देना पड़ता है। तो सपोज़ करते हैं कि वो आपका पर मंथ 2,000 रुपीज़ हो जाता है। ये आपको पहले से पता है कि ये एक्सपेंडिचर आपका हर महीने होने वाला ही है। 2,000 आपको एक्सपेंस करना ही है। अब पैसा बचा बाकी का, 10,000 में से 2,000 हो गया। तो ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो आपका फिक्स हर महीने या हर क्वार्टर होता है, ऐसा एक्सपेंडिचर्स आप पे करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल फ़ीस पे करो, ट्यूशन फ़ीस पे कर रहे हो, कॉलेज की फ़ीस पे कर रहे हो, आपको अपने बुक्स लेने होते हैं, आपको अपना मोबाइल रिचार्ज करवाना होगा। तो ऐसे बहुत सारे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो आपको हर महीने करने होते हैं इस इनकम में से। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई व्हीकल लिया हो इंस्टॉलमेंट पे, जिसका आपको 3,000 4,000 इंस्टॉलमेंट पे करना है मंथली। आपने कोई मोबाइल लिया है इंस्टॉलमेंट पर, उसका इंस्टॉलमेंट पे करना है। मीन्स कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो प्री डिसाइडेड होते हैं। अब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जो सडनली आ जाते हैं। सडनली आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ा, आपका व्हीकल ख़राब हो गया, आपको उसे रिपेयरिंग में देना पड़ा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में आपके 2,000 रुपीज़ लग गए। तो ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अब हमारा जो इनकम है वो लिमिटेड है, एक्सपेंडिचर्स बहुत सारे हैं, तो हर एक अपना बजट बना कर रखता है कि मुझे नेक्स्ट मंथ कितना पैसा आने वाला है और मैं कहाँ कहाँ पेमेंट करूँगा। फिर से, कितना पैसा आने वाला है और मैं कहाँ कहाँ पेमेंट करूँगा, उसका बजट बनाते हैं। और बजट बनाने के बेनिफिट्स ये हैं कि हमें कोई भी शॉर्टेज हो रही हो या फिर पैसा एक्सेस बच रहा है तो क्या करें, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम। अब शॉर्टेज कैसे होती है? सपोज़ करो कि आपका इनकम 10,000 है और नेक्स्ट मंथ आपका पेमेंट आ रहा है 15,000, तो आपको सोचना होगा कि 5,000 कहाँ से अरेंज करो।
क्या आप किसी फ्रेंड से बोरो करो, पेरेंट से बोरो करो, कहीं और से अरेंज करो, बैंक से लोन लो, आप ये पैसा कहाँ से अरेंज करोगे और उसे फिर नेक्स्ट मंथ कैसे वापस करोगे। एक तो ये हुआ कि अगर शॉर्टेज है तो, बट अगर सपोज करो कि आपके पास एक्सेस हो रहा है, इस 10,000 में से आपके 5,000 एक्सपेंडिचर हो गए और 5,000 आपके पास सेविंग बच रही है, तो उस सेविंग को कहाँ इन्वेस्ट करोगे, किसे दोगे, बैंक में रखोगे, एफडी, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई शेयर्स परचेस करोगे, क्या करोगे उस पैसे का। सो अगर पैसा एक्सेस है तो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना पड़ता है, और अगर पैसे की शॉर्टेज हो रही है तो वो पैसा आएगा कहाँ से, उसका अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको आपकी एक सैलरी का पर्सनल एग्जाम्पल दिया। अब हम आ जाते हैं बिजनेस लेवल पर। बिजनेस लेवल में कैश बजट बनाने के लिए आपको एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी होगी, और उस स्टेटमेंट में बिजनेस में आने वाले 2 to 3 मंथ्स या 6 मंथ भी हो सकते हैं क्वेश्चन में, 6 मंथ के लिए अभी से प्रिपेयर्ड रहना है कि हमें नेक्स्ट 6 मंथ पैसा एक्सेस होगा या शॉर्टेज होगी। अगर एक्सेस पैसा है तो कहाँ इन्वेस्ट करें, और शॉर्टेज है तो आएगा कहाँ से, कैसे अरेंज करें उसको। ठीक है, तो आइए इसका मैं फॉर्मेट आज आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाता हूँ। सबसे पहले हमें मंथ लिखने होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, या फिर जिस भी मंथ का मैं बजट बना रहा हूँ वो बजट के मंथ लिखने होंगे। फिर मुझे उस महीने का ओपनिंग कैश बैलेंस सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा कि मेरे पास ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है। ओपनिंग कैश बैलेंस लिखने के बाद जनवरी मंथ में मुझे ये बजट करना है कि मेरी रिसिप्ट कहाँ कहाँ से होने वाली है। अब जैसे ये एग्जांपल दिया तो यहाँ पर तो आपको पता है कि सैलरी 10,000 है, मंथ पूरा होगा और 10,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो ये इनकम फिक्स है, बट बिजनेस में तो फिक्स नहीं होता। तो बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज कैश सेल। कैश सेल मीन्स ये हमारा रेगुलर सेल होगा। जो कस्टमर्स हमसे गुड्स परचेज करके जाते हैं और पैसा कैश देते हैं वो हमारा कैश सेल होगा। अब कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं बिजनेस में जो क्रेडिट पर गुड्स लेते हैं, ठीक है, और जो स्टूडेंट बिजनेस करते हैं या उनके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं तो उन्हें पता होता है कि जो भी हमारा क्रेडिट सेल होता है वो सेल तो आज हो गया, लेकिन उसका पेमेंट कब आएगा, फ्यूचर में आएगा। फ्यूचर का मतलब 1 महीने बाद भी हो सकता है, 3 महीने बाद भी हो सकता है, एंड इवन क्लोथ में तो कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें 6 मंथ के बाद पेमेंट आती है। सो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब आपके कुछ डेटर्स ऐसे होंगे जो ऑनेस्ट होंगे। आपने 30 डेज़ का क्रेडिट दिया, आपको 30 डेज़ में पेमेंट कर दिया, मीन्स आपको 1 महीने में पेमेंट देंगे। कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं कि आप उन्हें गुड सेल करो, आप उन्हें बोल कर दो कि 30 डेज़ में पेमेंट करना है, लेकिन फिर भी 40, 50, 60 डेज़ कर देगा या 60 डेज़ कर देगा। सो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में हमें यहाँ पर ये लिखना होता है कि जनवरी में पेमेंट कितना आने वाला है, फरवरी में कितना आने वाला है और मार्च में कितना आने वाला है। ये हम एस्टिमेट लिखते हैं, परफेक्ट नंबर्स हमारे पास नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको एस्टिमेट्स दिए हुए होंगे। कैश सेल भी ऐसा ही होता है। हर एक बिजनेस में इनको ये पता नहीं होता है कि उसका कैश सेल कितना होने वाला है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि कल अगर आप बिजनेस पर जाओगे तो आप कितना सेल करोगे? नहीं, बट एक अंदाज़ा होता है, एक एवरेज होती है कि जब भी मैं बिजनेस में जाता हूँ रोज़ का एवरेज सेल 10,000 हो जाता है। फिर कभी 8 भी होता होगा, कभी 12 भी होता होगा, बट एवरेज 10 तो हो ही जाता है। ठीक है, तो ये एस्टिमेट्स लिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इनकम। अगर कोई इनकम है, इनकम मीन्स इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहाँ से डिविडेंड मिल रहा है, ऐसी कोई इनकम आने वाली है तो वो यहाँ पर लिखेंगे। सपोज़ करते हैं कि
मैंने बैंक में एफडी की हुई है और मुझे मार्च महीने में उस एफडी में से 7,000 रुपीज़ मिलने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 7,000 रुपीज़ इंटरेस्ट वो मार्च में मिलने वाला है। एक बार मिलता है पूरी साल में, एफडी का जो इंटरेस्ट होता है वो 1 साल के बाद मिलने वाला है, तो वहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट इज़ एनी सेल ऑफ एसेट्स। अगर हमने कोई प्लानिंग की है कि हम जनवरी फरवरी मार्च में कोई एसेट सेल करने वाले हैं, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। एसेट्स का मतलब क्या होता है? सपोज़ करो मुझे किसी कंपनी के शेयर सेल करने हैं, इन्वेस्टमेंट सेल करना है, बॉन्ड सेल करने हैं, फर्नीचर सेल करना है, लैंड एंड बिल्डिंग सेल करनी है, मशीन सेल करनी है, ऐसा कोई भी एसेट सेल होने वाला है तो वो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि उसका पैसा रिसिप्ट में आएगा। सो एनी टाइप ऑफ रिसिप्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। नाउ ओपनिंग कैश बैलेंस में रिसिप्ट सारे ऐड करने के बाद हमारा आंसर आता है टोटल ऑफ रिसिप्ट। हमारा आंसर आता है टोटल ऑफ रिसिप्ट्स। अब हम उसके बाद रिसिप्ट्स के बाद यहाँ पर पेमेंट्स देखेंगे कि पेमेंट्स कितने होने वाले हैं हमारे, मीन्स आने वाले 3 महीनों में हमें कितना पेमेंट करना है। अब पेमेंट में सबसे पहले बिजनेस में होता क्या है? तो सबसे पहले होता है कैश परचेज। जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं वो गुड्स कैश पर परचेज कर रहे हैं, तो हमारा कैश परचेज कितना होना चाहिए, कितना होगा उसका हम यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब हमने जो गुड्स परचेज किए हैं वहाँ पर जो गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज किए होंगे तो हमें क्रेडिटर्स को पेमेंट देना होगा। उसके लिए हमने ऑलरेडी क्रेडिटर्स को चेक्स इश्यू कर दिए होंगे, तो हमें पता होता है कि नेक्स्ट 3 महीने, आने वाले 3 महीने में हमारा पेमेंट कितना आएगा, क्रेडिटर्स को हमें कितना पेमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद है एक्सपेंसेस। बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एम्प्लॉई है तो उसकी सैलरी देनी है, अगर प्रीमाइसेस रेंट पर हैं तो हमें रेंट देना है, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा, बट आपको अंदाज़ा तो होता ही है। आप जिस घर में रहते हो आपको भी पता है कि हर महीने 2 मंथ्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 रुपीज़ आता है, तो ये एक एस्टिमेट होता है कि हमें इतना पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद है परचेज ऑफ एसेट्स। अगर हमें कोई एसेट्स परचेज करनी है, हमने प्लानिंग किया है कि हम नेक्स्ट मंथ फर्नीचर परचेज करेंगे, हम नेक्स्ट मंथ कार परचेज करेंगे, हम नेक्स्ट मंथ एयर कंडीशन परचेज करेंगे, ऐसा कोई एसेट परचेज करने का प्लानिंग हमने कर रखा है, तो वो उसके लिए भी हमें पैसा देना पड़ेगा। एनी हाउ हमें ये सोचना है कि हमारा पेमेंट कितना होने वाला है आने वाले महीने में या क्वार्टर में या 3 महीने या 6 महीने में, हमें क्या क्या प्लान करके रखा है जहाँ पर हमें पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये सारे पेमेंट्स लिखेंगे। इन सब का जो टोटल होगा दैट विल बी आवर टोटल पेमेंट्स। अब हमें क्या करना है, टोटल रिसिप्ट में से ये जो टोटल रिसिप्ट है, इस रिसिप्ट में से हम टोटल पेमेंट माइनस करेंगे। ये जो टोटल है, टोटल ऑफ रिसिप्ट्स, उसे ए लिखेंगे, टोटल ऑफ पेमेंट्स बी लिखेंगे। यहाँ पर होगा ए माइनस बी, दैट मीन्स हमारे पास कितना बैलेंस बचेगा। सपोज़ कीजिए कि हमारा रिसिप्ट 1 लाख रुपीज़ हो रहा है और पेमेंट 80,000 रुपीज़ हो रही है। सो 1 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे तो 20,000 का बैलेंस बचेगा। मैं सपोज़ नंबर्स ले रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कि रिसिप्ट्स 1 लाख हुए, पेमेंट 80,000 हुआ, तो यहाँ पर बैलेंस बचेगा 20,000। और ये जो 20,000 है ये नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग बैलेंस में चले जाएंगे। जनवरी महीने का क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो फरवरी का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। फिर से सेम यही करना है। फरवरी मंथ के ओपनिंग में सारे रिसिप्ट्स प्लस करेंगे, पेमेंट माइनस करेंगे, फिर जो क्लोजिंग आएगा उसे मार्च का ओपनिंग बैलेंस कर देंगे। तो ये फॉर्मेट है। मैं सबसे पहले यहाँ पर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो क्लासरूम में आते हैं उन्हें पता है
कि फर्स्ट डे मैं पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ, फॉर्मेट, वो फॉर्मेट लर्न करवाता हूँ, उस फॉर्मेट की टेस्ट लेता हूँ और उसके बाद सम स्टार्ट करता हूँ। जब तक आप फॉर्मेट लर्न नहीं करोगे तब तक आप सम्स नहीं कर पाओगे, सम्स करने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपने बुक्स परचेज़ नहीं किए हैं अभी तक तो जितना हो सके जल्दी अपने बुक्स अरेंज कर लीजिए, ताकि मैं जैसे क्वेश्चन करवाऊँगा बुक आपके पास होगा, आप इजीली कर पाओगे। तो ये था हमारा एक स्टेटमेंट जो हमें बनाना है, उसका फॉर्मेट है, उसका एक मेथड है जिस मेथड से हमें लिखना है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, देन रिसिप्ट्स, देन पेमेंट्स एंड फाइनली क्लोजिंग बैलेंस। तो ये आपका होपफुली क्लियर हो गया होगा। आपके टेक्स्ट बुक में भी फॉर्मेट दिया हुआ होगा, आप वो फॉर्मेट देखिए। अदरवाइज़ आप एक नोटबुक में यहाँ पर जैसा मैंने लिखवाया है, ये नंबर्स मत लिखिएगा, सिर्फ ये नंबर्स नहीं लिखने हैं क्योंकि ये तो मैंने अपने एक्सप्लेन करने के लिए नंबर लिए हैं, बाकी आप पूरा फॉर्मेट कॉपी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, आप मुझे कॉल कर अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी आपको नहीं समझ में आया हो, तो वो आप मुझे कमेंट कर बताएंगे। ये डेमो लेक्चर है, आपसे जितना हो सके जो भी सेमेस्टर 5 में पढ़ने वाले आपके फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस लेक्चर का बेनिफिट ले पाएँ और ये लेक्चर्स उन तक पहुंच पाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको सम्स एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।